हाँ जी, हाँ जी, देखो भाई, आज हम लोग 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्किल हैलाइड। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन इसके बाद इसका जो नोमेनक्लेचर है नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, और देन इसके बाद इसके जो बनाने की विधि है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड इसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भाई पढ़ना कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। देखो भाई, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब ध्यान दीजिएगा भाई, एल्किल हैलाइड में क्या है, दो शब्द हमारे पास है, एक एल्किल समूह है और एक हैलाइड है। तो दोनों का मतलब एक बार समझ लेते हैं कि एल्किल का मतलब क्या होता है और हैलाइड का मतलब क्या होता है। देखो, एल्किल क्या होता है, एल्किल एक समूह होता है। मतलब क्या है इसका, एल्किल जो समूह है यानी कि हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन है। जब एल्केन में से आप क्या करते हैं, एक H को हटा देते हैं तो एल्किल समूह हमको प्राप्त होता है। यानी कि एल्केन से एक H हटाने पर किस समूह का निर्माण होता है, एल्किल समूह का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो देखो एल्किल समूह का मतलब तो हमको समझ में आ गया भाई कि एल्किल समूह क्या होता है। एल्किल समूह क्या होता है, इसको R द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल R द्वारा एल्किल समूह को रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है कि एल्केन से एक H हटाने पर जो समूह प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, एल्किल समूह बोल देते हैं। ठीक, एल्किल समूह जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+1। ठीक है, ये क्या है, एल्किल समूह का फॉर्मूला है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि ये हैलाइड का मतलब क्या होता है। देखो, आवर्त सारणी में जो 17वें वर्ग के तत्व हैं, आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन तत्व बोलते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा हैलोजन तत्व आपके कौन कौन से हैं। हैलोजन तत्व या जो हैलोजन एलिमेंट हैं इनको कैपिटल X द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे क्या है, हैलोजन तत्व हैं। और हम जानते हैं कि इन हैलोजन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यदि इनको अपना अष्टक कंप्लीट करना है, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और खुद के ऊपर -1 नेगेटिव चार्ज लेके आ जाएंगे। यानी कि खुद के ऊपर क्या लेके जाएंगे, -1 चार्ज लेके आ जाएंगे। अब जब X 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, X माइनस आयन बन जाएगा। और X माइनस आयन को ही हम क्या बोलते हैं, हैलाइड आयन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भाई, हैलाइड आयन बोलते हैं, हैलाइड आयन। अगर हम F को क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं। F को क्या बोलेंगे भाई, फ्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा आपका F माइनस फ्लोराइड। F माइनस को क्या बोल देंगे, फ्लोराइड बोल देंगे। अगर Cl को हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरीन। तो Cl माइनस जो बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, क्लोराइड। इसी प्रकार से Br को ब्रोमीन हम बोलते हैं, ब्रोमीन। तो Br जो माइनस बनेगा, Br माइनस को हम क्या बोल देंगे, ब्रोमाइड बोल देंगे। और I को हम क्या बोलते हैं, आयोडीन, आयोडीन। तो I माइनस को हम क्या बोल देंगे, आयोडाइड। ठीक है भाई, तो इन दोनों शब्द जो थे इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्किल का मतलब क्या होता है और हैलाइड का मतलब क्या होता है। एल्किल का मतलब तो क्या होगा, एल्केन से एक H हटाने पर जो समूह हमको प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एल्किल समूह। और हैलाइड का मतलब क्या हो गया कि जब कोई हैलोजन तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, -1 चार्ज। उसी को हम क्या बोल देते हैं, हैलाइड आयन बोल देते हैं। अब देखो थोड़ा सा इस एल्किल समूह के बारे में और पढ़ लेते हैं भाई। आपको ध्यान रखने हैं कि 2-4 जो एल्किल समूह हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना है भाई। जैसे अगर CH3 ये एल्किल समूह है, सबसे छोटा एल्किल समूह, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं।
मिथाइल। अगर हमारे पास C2H5 आ जाए तो इसको हम बोलेंगे एथिल इथाइल। अगर हमारे पास आ जाए C3H7, देखिएगा भाई CH3 CH2 इसको हम बोलते हैं एन प्रोपिल। और अगर इसी का कोई समावेशी दूसरा आ जाए हमारे पास, देखिएगा भाई CH3 CH3 इस प्रकार का कोई एल्किल समूह आता है 3 कार्बन का, तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल। अगर 4 कार्बन का एल्किल समूह हमारे पास कोई आता है, देखिएगा भाई CH3 CH2 इस प्रकार का कोई 4 कार्बन का एल्किल समूह हमारे पास आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे आइसोब्यूटिल। अगर इस प्रकार का 4 कार्बन का कोई एल्किल समूह हमारे पास आएगा CH3 इसको हम क्या बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल। तृतीयक ब्यूटिल देखो, ब्यूटिल में एक एन ब्यूटिल भी हो सकता है। एन ब्यूटिल का मतलब सीधी बिल्कुल जो असाकित कार्बन का एक एल्किल समूह होगा 4 कार्बन वाला, उसको हम बोलेंगे एन ब्यूटिल। देन इसके बाद हो सकता है आइसोब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। अगला देखिएगा भाई 5 कार्बन के अगर किसी एल्किल समूह की बात करें तो वो हो सकता है CH3 CH2 इसको हम बोल देंगे आइसोपेंटिल। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आइसोपेंटिल। अगर किसी 5 कार्बन के किसी अन्य एल्किल समूह की बात करें तो वो हो सकता है, देखिएगा CH3 CH2 और इसको हम क्या बोल देंगे भाई नियोपेंटिल। इसको हम क्या बोल देंगे नियोपेंटिल। और ये क्या हो जाएगा हमारा आइसोपेंटिल। तो बात समझ में आती है भाई कि एल्किल का मतलब क्या हुआ, एल्केन से एक H हटाने पर जो समूह हमको प्राप्त होगा उसको हम क्या बोल देंगे एल्किल समूह। और हैलाइड का मतलब क्या है, जब कोई हैलोजन तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो बनने वाला आयन क्या बन जाता है, हैलाइड आयन बन जाता है। तो एल्किल का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा और हैलाइड आयन का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कि जनरली एल्किल हैलाइड होते क्या है। ठीक है भाई, अगली हेडिंग डालिएगा कि वास्तव में एल्किल हैलाइडों का मतलब क्या है। तो देखिएगा भाई, पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। देखो भाई, एल्किल हैलाइड वास्तव में क्या होते हैं, हम बोलते हैं कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं एल्केन के हैलोजन उत्पन्न होते हैं। बात को समझो भाई, मैंने क्या बोला अभी, जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं ये क्या होंगे, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न। बात को समझना, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, सुनना भाई ध्यान से, जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हम किसी हैलोजन परमाणु द्वारा या एक से अधिक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो किनका निर्माण हो जाता है, एल्किल हैलाइडों का या हेलो एल्केन का निर्माण हो जाता है। फिर से समझिएगा भाई, मैंने क्या बोला
कि जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु या हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाता है तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण होता है। देखो जैसे मान लो भाई ये कोई आपका एल्केन है, ये आपका एल्केन है, इससे आपने एक H हटा दिया, इससे आपने एक H कम कर दिया और जो एक H कम किया है आपने उसके स्थान पर आपने कोई हैलोजन परमाणु जोड़ दिया। ठीक है, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया मैंने इसका मतलब, और क्या जोड़ दिया, कोई हैलोजन परमाणु जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, एल्किल हैलाइड बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अब देखो अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए कि एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो उसको भी देख लीजिएगा भाई। एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, CnH2n+2। जब एल्केन से हम एक H हटा देंगे, जो एल्केन से एक H हम हटा देंगे तो एल्किल क्या बनेगा भाई, एल्किल समूह बनेगा। उस एल्किल समूह का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1 और एक ही मुक्त संयोजकता आ जाएगी भाई। और जो हटाया गया हाइड्रोजन परमाणु है उसके स्थान पर आपको क्या जोड़ देना है, एक हैलोजन परमाणु जोड़ देना है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बात समझ में आती है कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड एल्केन के हैलोजन उत्पन्न होते हैं, अर्थात जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। देखो इस बात को याद रखना भाई, एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या आ गया भाई हमारे पास, CnH2nX। वास्तव में क्या है आपका मोनो एल्किल हैलाइड या सिंपली क्या है, हेलो एल्केन या मोनो हेलो एल्केन है। अब पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। अगली हेडिंग डालिएगा भाई, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। आगे देखो भाई, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ध्यान दीजिएगा भाई, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। अब देखो ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइडों का जो वर्गीकरण है, इनका जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग आधार पर किया गया है। तो सबसे पहला जो आधार है, सबसे पहला जो बेस है इनको क्लासिफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर सबसे पहले हम इन एल्किल हैलाइडों को विभाजित करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण का हमारा आधार है, वो सबसे पहला जो आधार है हमारे पास वो है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ध्यान दीजिएगा भाई, जो आपके एल्किल हैलाइड या जो हेलो एल्केन हैं, एल्किल हैलाइड या जो हेलो एल्केन हैं, उनको हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हमारा एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण है, इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, या इसी को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। वास्तव में जो मोनो हेलो एल्केन है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। देखो भाई क्या मतलब हुआ, हम किस एल्किल हैलाइड को मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। देखो नाम से ही पता लग रहा है, मोनो मतलब एक, यानी कि एक ऐसा हेलो एल्केन जिसमें केवल और केवल एक हैलोजन परमाणु होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। देखो भाई, वे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। वे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु होगा उसको हम क्या बोल देंगे, मोनो हेलो एल्केन बोल देंगे। एग्जांपल देखिएगा भाई, CH3
Cl एक ही हेलोजन परमाणु है तो इसको हमने क्या बोल दिया, मोनो हेलोअल्केन बोल दिया, पहला एग्जांपल। दूसरा देखो भाई CH3 CH CH3 Cl, ये भी क्या है हमारा मोनो हेलोअल्केन ही है, क्योंकि इसमें भी क्या है केवल एक हेलोजन परमाणु है। तो वे हेलोअल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनो हेलोअल्केन बोल देते हैं। दूसरा जो है वो है आपका डाई हेलोअल्केन। समझिएगा भाई डाई हेलोअल्केन क्या होता है, डाई हेलोअल्केन, हेलो एल्केन, समझिएगा भाई, देखो नाम से सिंपल पता रख है। डाई हेलोअल्केन का मतलब वे हेलोअल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाई हेलोअल्केन। ऐसे हेलोअल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, डाई हेलोअल्केन बोल देते हैं। परिभाषा तो लिख लोगे भाई यहाँ पे कि ऐसे हेलोअल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाई हेलोअल्केन बोलते हैं। अब जो दोनों हेलोजन परमाणु हैं, तो ये तो पता लग गया भाई कि डाई हेलोअल्केन वे हेलोअल्केन होंगे जिनमें दो हेलोजन परमाणु आएंगे। अब जो दोनों हेलोजन परमाणु हैं उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन के आधार पर इनको भी तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो डाई हेलोअल्केन है इनको भी दोनों हेलोजन परमाणु की जो स्थिति है, पोजीशन जो है, उसके बेस पर तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखो कौन कौन से अलग अलग कैटेगरी है भाई। सबसे पहली जो इसमें कैटेगरी है वो है जैम डाई हैलाइड। देखो भाई जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब है कि वे डाई हेलोअल्केन जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जैम डाई हैलाइड। यदि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर आएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, जैम डाई हैलाइड। तो यहां लिख भी सकते हैं हम कि वे डाई हेलोअल्केन जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उसे जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। ठीक है भाई, जैम डाई हैलाइड का मतलब समझ में आता है आपको क्या हुआ कि यदि एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, उस डाई हेलोअल्केन को क्या बोला जाएगा, जैम डाई हैलाइड। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको समझिएगा भाई। यहां पे क्या है, डाई हेलोअल्केन का जो पहला प्रकार है आपका जैम डाई हैलाइड, उसमें क्या हुआ, एक ही कार्बन से आपने दो हेलोजन परमाणु जोड़ दी। इसका मतलब एल्केन के एक ही कार्बन से आपने दो हाइड्रोजन परमाणु हटाए होंगे और वहां पे दो हेलोजन परमाणु आपने जोड़े होंगे। एल्केन के एक ही कार्बन से आपने दो हाइड्रोजन हटाए होंगे और हटाए गए हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर आपने क्या जोड़ दिया होगा, दो हेलोजन परमाणु जोड़ दिए होंगे। ठीक है भाई, देखो अब खास बात मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं, कोई एल्केन हमारे पास है, अगर एल्केन की, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर एल्केन के किसी एक ही कार्बन से हम दो हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा देते हैं, एक ही कार्बन से। अभी दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु आपने माइनस किए हैं किससे किए हैं, एक ही कार्बन से। एल्केन के किसी एक ही कार्बन से जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाया जाता है तो क्या बनता है, एल्किलिडीन समूह बनता है भाई। देखो एल्किलिडीन क्या बनेगा, एल्किलिडीन समूह बनेगा। एल्केन के एक ही कार्बन से जब दो हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है तो क्या बनेगा, एल्किलिडीन समूह बनेगा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो अभी इसी की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम पता लगाएंगे।
जैसे मान लो भाई आपके पास एथेन है, यहाँ पे देखते हैं इसको, आपके पास एथेन है। एथेन का मतलब क्या हो गया, एथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है भाई। जब इस एथेन के इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को मैं हटा देता हूं तो क्या बचता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये तो हमारे क्या हो गया एथेन, ये क्या हो गया भाई एथेन। यानी कि अगर एल्केन से एल्किलिडीन बनता है तो एथेन से क्या बनेगा, एथिलिडीन बनेगा। ये क्या हो जाएगा भाई एथिलिडीन, एथिलिडीन, ठीक है, एथिलिडीन हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रोपेन के अगर किसी एक ही कार्बन से हम 2 हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपिलिडीन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूं, जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर CH, ये 3 है भाई ना, CH3 CH Cl और Cl, एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया CH3 CH, और इसी कार्बन से दोनों जो है क्लोरीन यानी कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। अब जैम डाई हैलाइड के आधार पर तो हम इसको क्या सिंपल बोल देंगे, क्या है जैम डाई हैलाइड है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया कि एल्केन के यदि एक ही कार्बन से, एल्केन के यदि एक ही कार्बन से जब 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा दिया जाता है तो क्या बनता है, एल्किलिडीन। अगर 2 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, एथिलिडीन हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एथिलिडीन क्लोराइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सामान्य नाम के आधार पर एथिलिडीन क्लोराइड, एथिलिडीन, एथिलिडीन क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा भाई हमारा एथिलिडीन क्लोराइड। परंतु अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर ये भी हमारा एक एल्केन है और अगर इस एल्केन से मैं 2 हाइड्रोजन हटा देता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा। इसको मैथिलिडीन ना बोल के विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा भाई, CH2 को, यानी कि यहाँ पे तो जैसे भाई एल्केन से 2 H हटाने पर एल्किलिडीन बनता है, तो मैथेन से आप क्या सोचोगे कि अगर CH4 हमने क्या ले लिया, मैथेन ले लिया भाई। अगर मैथेन से हम 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बचेगा, CH2 और 2 इससे फ्री वैलेंसी बच जाएगी। तो इस CH2 को हम मैथिलिडीन ना बोल के क्या बोलेंगे, मैथिलीन बोलेंगे भाई। इसको क्या बोलेंगे, मैथिलिडीन ना बोल के क्या बोलेंगे, मैथिलीन बोलेंगे भाई। मैथिलीन सही है और मैथिलिडीन क्या हो जाएगा गलत। इसका मतलब अगर ये हमारा पास कोई जैम डाई हैलाइड आ गया तो इसको मैथिलिडीन क्लोराइड ना बोल के क्या बोला जाएगा, मैथिलीन क्लोराइड बोला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैथिलीन क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, मैथिलीन क्लोराइड। तो बात समझ में आती है भाई। सबसे पहले जो आपका डाई हेलोएल्केन था, डाई हेलोएल्केन का मतलब क्या हो गया, ऐसे हेलोएल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाई हेलोएल्केन। डाई हेलोएल्केन जो है हेलोजन परमाणु की सिचुएशन यानी कि उसकी पोजीशन के बेस पर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहला जो इसमें है वो है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या होगा, यदि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर आते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, जैम डाई हैलाइड। अब बात क्या याद रखनी है भाई आपको, यदि एल्केन के, किसी एल्केन के एक ही कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन एटम हटा दिए जाते हैं तो क्या बचता है, एल्किलिडीन। जैसे एथेन हमने लिया, एथेन से अगर एथेन के किसी एक ही कार्बन से हमने 2 H हटा दिए तो क्या बचेगा, एथिलिडीन। अगर Cl जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, एथिलिडीन क्लोराइड। आगे सभी पे ये रूल फॉलो होगा, बस एक मैथेन के केस में ये रूल फॉलो नहीं होगा। अगर मैथेन के एक ही कार्बन से आप 2 H हटाते हैं, मैथेन के एक ही कार्बन से आप 2 H हटाते हैं तो वो जो ग्रुप बचेगा उसको आप मैथिलिडीन ना बोल के क्या बोलोगे, मैथिलीन बोलोगे। और अगर मैथिलीन के दोनों जो फ्री वैलेंसी यहाँ पे आपने कोई 2 हेलोजन एटम जोड़ दिए, यानी कि यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया, Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैथिलीन क्लोराइड बोलेंगे, ना कि मैथिलिडीन क्लोराइड। मैथिलिडीन क्लोराइड गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, मैथिलीन क्लोराइड। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जो डाई हेलोएल्केन का अगला जो प्रकार है वो आपका वो है विष डाई हैलाइड या विशिनल डाई हैलाइड। आगे हम पढ़ेंगे भाई विशिनल डाई हैलाइड। देखिएगा कि जो आपका विशिनल डाई हैलाइड है उसका मतलब क्या है भाई,
एडी डालेगा विसिनल डाई हैलाइड। देखो भाई दूसरा जो है आपका वो है विसिनल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। देखो विस डाई हैलाइड का मतलब क्या हो गया, समझिएगा बात को। यदि दोनों हैलोजन परमाणु, ध्यान दीजिएगा भाई, डाई हैलो एल्केन का तो एक प्रकार है। अब विसिनल या विस डाई हैलाइड में क्या होगा, यदि दोनों हैलोजन परमाणु जस्ट पास पास वाले कार्बन परमाणु पर आ जाते हैं, यदि दोनों हैलोजन परमाणु जस्ट पास पास वाले कार्बन परमाणुओं पर आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल या विस डाई हैलाइड। ध्यान दीजिएगा भाई, वे डाई हैलाइड या वे डाई हैलो एल्केन, वे डाई हैलो एल्केन जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु, दोनों हैलोजन परमाणु पास पास वाले कार्बन परमाणुओं पर आते हैं, कार्बन परमाणुओं पर आते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, विसिनल या विस डाई हैलाइड बोल देंगे। अब यहाँ पे भी एक सीखने लायक बात क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे सीखने लायक बात यह है कि यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कोई एल्केन होगा, उस एल्केन में जो कार्बन परमाणु होंगे, उस एल्केन के कार्बन परमाणु जो होंगे उनके जस्ट पास पास वाले कार्बन परमाणु से हम एक एक एच हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एक एक हैलोजन परमाणु जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जब एल्केन के जस्ट पास पास वाले दो कार्बन परमाणुओं से एक एक एच हटाया जाता है तो कौन सा समूह बनेगा, देखना भाई। यानी कि एल्केन है, इस एल्केन से हमने क्या हटाना है, दो हाइड्रोजन हटाने हैं और दोनों हाइड्रोजन जस्ट पास वाले कार्बन परमाणुओं से हटाने हैं। यानी कि क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन ठीक पास वाले कार्बन परमाणुओं से हटाने हैं, ठीक है। तो यहां पे जो समूह बनेगा एल्केन के जस्ट ठीक पास वाले कार्बन परमाणुओं से जब आप एक एक हाइड्रोजन परमाणु हटाओगे तो जो समूह बनता है वो क्या बनता है भाई, एल्किलीन समूह बनता है। ALKYLIENE क्या बनेगा भाई, एल्किलीन समूह बनेगा। यानी कि जब एल्केन के जस्ट पास वाले दो कार्बन परमाणुओं से आप एक एक एच हटा दोगे तो क्या बनेगा, एल्किलीन समूह बनेगा। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जब इन दोनों कार्बन परमाणु से आप एक एक एच हटा देते हैं तो क्या बनेगा भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक फ्री वैलेंसी यहाँ पे और एक फ्री वैलेंसी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई, एथिलीन हो जाएगा। देखिए एल्केन से एल्किलीन बन रहा है, एल्केन से क्या बन रहा है, एल्किलीन बन रहा है, तो इस एथीन से क्या बनेगा, एथिलीन बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, ये एथिलीन बन जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर एक एक Cl जोड़ देंगे, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, इसको हम विस डाई हैलाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि जस्ट पास वाले कार्बन परमाणुओं पर क्या है, तो हैलोजन परमाणु है। और हमको पता है जब दो एल्केन के जब दो जस्ट पास वाले कार्बन परमाणुओं से एक एक एच हटाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एल्किलीन। दो कार्बन का है तो ये तो क्या हो जाएगा, एथिलीन। और अगर आपने समान प्रकार के दो Cl जोड़े हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड, यानी कि एथिलीन क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा भाई, एथिलीन क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, एथिलीन क्लोराइड बोल देंगे। बोलो बात समझ में आती है भाई। आपने डाई हैलो एल्केन के दो प्रकार पढ़े, पहला पढ़ा जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या हो गया, दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे। और जो विस डाई हैलाइड था, विस डाई हैलाइड का मतलब क्या हो गया, दोनों हैलोजन परमाणु ठीक है पास वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, विस डाई हैलाइड बोल देंगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं।
अब जो डाई हेलो एल्केन है इसका जो अगला प्रकार है, डाई हेलो एल्केन का जो अगला प्रकार है वो है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। डाई हेलो एल्केन का जो अगला प्रकार है वो है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। देखो भाई, अगले अगर प्रकार की हम बात करें, जो इसका तीसरा प्रकार है डाई हेलो एल्केन का, डाई हेलो एल्केन का जो तीसरा प्रकार होगा वो होगा अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। देखो जी, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। देखो अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड का मतलब हुआ भाई कि यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु तो श्रृंखला के प्रारंभ में और जो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु का हो श्रृंखला के अंत में, यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु तो श्रृंखला के शुरू में और एक हो अंत में, तो इस प्रकार के जो डाई हेलो एल्केन है उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। तो हम लिखेंगे यदि दोनों हैलोजन परमाणुओं में से एक हैलोजन परमाणु श्रृंखला के शुरू में तथा दूसरा हैलोजन परमाणु श्रृंखला के अंत में होता है तो इसे अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड आप किसको बोलोगे, दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक हाइड्रोजन परमाणु होगा शुरू में यानी कि श्रृंखला के शुरू में, और जो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु वो कहाँ होगा, श्रृंखला के अंत में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। जैसे अब यहाँ पे भी दो चीज है भाई, देखना, जैसे हमारे पास आ गया, अब जो अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड है इनको हम सामान्यतः बोलते हैं पॉलीमेथिलीन क्लोराइड। जो इनका सामान्य नाम है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, उनको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, पॉलीमेथिलीन क्लोराइड। जैसे CH2Cl। देखो तीन कार्बन है, एक श्रृंखला के शुरू में है और एक श्रृंखला के कहाँ है भाई, अंत में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीमेथिलीन क्लोराइड। और मेथिलीन कितने हैं भाई, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई मेथिलीन क्लोराइड। भाई तीन है ना, एक दो तीन, ये तो मेथिलीन समूह है, कितने हैं, तीन, तो ट्राई मेथिलीन क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ट्राई मेथिलीन। आगे अगर Cl तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा भाई। अगला एग्जांपल देखिएगा भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर एक Cl और इधर भी एक Cl, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा मेथिलीन क्लोराइड। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा मेथिलीन क्लोराइड। क्या हो जाएगा भाई, ये टेट्रा मेथिलीन क्लोराइड। अब यहां पे भी दो विशेष बात क्या याद रखनी है आपको, ध्यान दीजिएगा भाई। विशेष बात क्या है, विशेष बात यह है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, इसको ध्यान दीजिएगा भाई, इसको डाई मैथिलीन क्लोराइड ना बोल के, ध्यान दीजिएगा, इसको डाई मैथिलीन क्लोराइड ना बोल के एथिलीन क्लोराइड ही बोलेंगे तो सही होगा। ठीक है भाई, इसको डाइमेथिलीन क्लोराइड अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसका सही नाम क्या होगा, एथिलीन क्लोराइड। क्या हो जाएगा भाई, एथिलीन क्लोराइड।
ठीक है भाई। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों कार्बन से क्या जोड़ दिया आपने, एक एक क्लोरीन जोड़ दिया, तो इसको डाई मेथिलीन क्लोराइड ना बोल के क्या बोलोगे भाई आप, एथिलीन क्लोराइड बोलोगे, एथिलीन क्लोराइड ही सही होगा। ठीक है भाई। तो डाई हेलो एल्केन के तीनों ही प्रकार आपने पढ़े। सबसे पहला पढ़ा जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड में क्या होगा, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ जाएंगे, जबकि विश डाई हैलाइड में क्या होगा, दोनों जो हेलोजन परमाणु होंगे वो जस्ट पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़ जाएंगे, जबकि अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में एक हेलोजन परमाणु होगा श्रृंखला के प्रारंभ में और जो दूसरा हेलोजन परमाणु होगा वो क्या होगा, श्रृंखला के अंत में होगा। ठीक है भाई, मैं मान के चलता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है हमारा वो है मोनो हेलो एल्कीन का वर्गीकरण या एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। देखो जी, अगला जो प्रकार है एल्किल हैलाइडों को वर्गीकृत करने का वो सिंपल, हम जो हमारे एल्किल हैलाइड यानी कि जो मोनो हेलो एल्कीन है उन्हीं को हम आगे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है भाई। अब हम देखेंगे कि जो आपके मोनो हेलो एल्कीन या जो आपके एल्किल हैलाइड हैं वो आगे कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो भाई, अगला जो वर्गीकरण का आधार है हमारा बी वो है भाई मोनो हेलो एल्कीन, मोनो हेलो एल्कीन, मोनो हेलो एल्कीन का वर्गीकरण। आगे हम पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण या जो आपके एल्किल हैलाइड हैं उनका वर्गीकरण। अब ध्यान दीजिएगा भाई, आपको ये तो बात समझ में आती है कि मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है भाई, सुनेगा, वे हेलो एल्केन जिनमें केवल और केवल एक हेलोजन परमाणु होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनो हेलो एल्केन। अब आगे जो मोनो हेलो एल्केन है ये कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं उनको भी पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके मोनो हेलो एल्केन है इसका जो पहला प्रकार है वो है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो गया भाई, यदि हेलोजन परमाणु, अब ये तो सीधी सी बात है ये एल्किल हैलाइड है तो कोई हेलोजन परमाणु तो होगा। अब विशेष बात क्या है, जो हेलोजन परमाणु होगा वो यदि प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राथमिक हेलो एल्केन। जैसे CH3Cl। अब सबसे पहले तो बात ये समझनी है कि हमको तो प्राथमिक कार्बन का मतलब क्या होता है। प्राथमिक कार्बन का मतलब है वो कार्बन जो ज्यादा से ज्यादा एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। वो कार्बन जो ज्यादा से ज्यादा एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन। अब देखो, ये कार्बन जो है अन्य किसी भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको भी हम क्या मानेंगे, प्राथमिक कार्बन ही मानेंगे भाई। 1 डिग्री का कार्बन इसको मानेंगे। और अगर 1 डिग्री के कार्बन से कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राथमिक हेलो एल्केन। आगे देखिएगा भाई, CH3CH2Cl। अब ये जो कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन है ये भी कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, क्योंकि ये कार्बन जो है एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई कार्बन अकेला है तो भी 1 डिग्री का होगा, अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो भी किस डिग्री का होगा, 1 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री का कार्बन है और 1 डिग्री के कार्बन से आपने हेलोजन परमाणु जोड़ रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राथमिक हेलो एल्केन हो जाएगा। तो प्राथमिक हेलो एल्केन का मतलब हो गया वे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। एग्जांपल आपके सामने है भाई। इसके बाद इसका दूसरा जो प्रकार आता है वो है द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन या द्वितीयक एल्किल हैलाइड, या इसको क्या बोल देंगे भाई हम, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। देखो, प्राथमिक हेलो एल्केन में क्या होता भाई, हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि जो द्वितीयक हेलो एल्केन होगा इसमें जो हेलोजन परमाणु होगा किससे जुड़ा हुआ होगा, द्वितीयक कार्बन से। अब हमको ये समझ लेना है कि द्वितीयक कार्बन क्या होता है। सुनो भाई,
द्वितीय कार्बन का मतलब है वो कार्बन जो केवल दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, द्वितीय कार्बन। और अगर उस द्वितीय कार्बन से कोई हेलोजन परमाणु आपने जोड़ रखा है तो आपका जो हेलो एल्केन है कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक हेलो एल्केन या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। देखो CH3 और आपने जोड़ दिया Br, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है और ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कार्बन जो है अन्य दो कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री का, या द्वितीय कार्बन हो जाएगा। और हम जानते हैं यदि 2 डिग्री के कार्बन से यानी कि द्वितीय कार्बन से आपने कोई हेलोजन परमाणु जोड़ दिया तो जो आपका एल्किल हैलाइड है वो किस डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अगली बात करते हैं भाई तीसरे प्रकार की, वो है आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यानी कि तृतीयक एल्किल हैलाइड वे एल्किल हैलाइड होंगे जिनमें हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ होगा, तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक हेलो एल्केन। देखो जी CH3 और Br, यहां पे क्या है भाई, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का कार्बन हो जाएगा, टर्सरी कार्बन हो जाएगा। और 3 डिग्री के यानी कि तृतीय कार्बन से कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक हेलो एल्किन। तो ये जो हमारा वर्गीकरण हुआ भाई, ये हुआ मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण। देखो मोनो हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है उसको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी कि हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा होगा। दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड यानी कि जो हेलोजन परमाणु है वो द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। और ये है तृतीयक एल्किल हैलाइड यानी कि हेलोजन परमाणु तृतीय कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब चतुर्थ एल्किल हैलाइड हो नहीं सकते क्योंकि 4 डिग्री का कार्बन हो तो 4 डिग्री का कार्बन तो हो सकता है, परंतु 4 डिग्री का कोई एल्किल हैलाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 4 डिग्री के कार्बन का मतलब है वो कार्बन पहले से ही 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब उससे कोई हेलोजन परमाणु आप जोड़ ही नहीं सकते, तो 4 डिग्री का कोई भी एल्किल हैलाइड नहीं बनेगा। ठीक है भाई, मैं मान के चलता हूं कि ये जो वर्गीकरण है आपको मोनो हेलो एल्केन का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण है भाई, उसमें हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के हैलाइड हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि स्पेशल टाइप के कौन कौन से हैलाइड हमारे पास हैं। देखो भाई, अब जो तीसरा वर्गीकरण का आधार मान के चलते हैं इसको, वो है हमारा कुछ विशेष प्रकार के हैलाइड। इसको भी बड़े विशेष रूप से ध्यान रखना, कुछ विशेष प्रकार के हैलाइड, कुछ विशेष प्रकार के हैलाइड। सुनो भाई, कुछ विशेष प्रकार के हैलाइडों में हमारे पास 2 प्रकार के हैलाइड हैं, एक तो एलिलिक हैलाइड और एक वाइनिल हैलाइड। दोनों को बड़े पोलाइटली ध्यान से समझिएगा भाई, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ जाएंगे। कुछ विशेष प्रकार के हैलाइडों में 2 प्रकार के हमारे पास हैलाइड हैं। सबसे पहला है एलिलिक हैलाइड। इसमें जो सबसे पहला प्रकार है हमारे पास वो है एलिलिक हैलाइड। अब हम समझते हैं भाई एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या है। इसको एलिल हैलाइड भी हम बोल देते हैं, एलिलिक हैलाइड। सुनो भाई, एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या होगा, या एलिल हैलाइड का मतलब होगा वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होगा sp3 संकृत कार्बन से, और जो sp3 संकृत कार्बन है वो जुड़ा हुआ होगा कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ। समझो भाई, वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु तो जुड़ा हुआ होगा भाई किसके साथ, sp3 संकृत कार्बन परमाणु के साथ, sp3 संकृत कार्बन परमाणु के साथ। और ये जो sp3 संकृत कार्बन परमाणु है ये किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एलिलिक हैलाइड।
फिर से समझो भाई कि एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या है, वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु, एक्स का मतलब हो गया हेलोजन परमाणु, कोई सा भी हो सकता है आपका, हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है किसी sp3 संकेत कार्बन परमाणु से, और ये जो आपका sp3 संकेत कार्बन परमाणु है ये किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड। परिभाषा लिख लोगे भाई, वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ, और जो sp3 संकेत कार्बन परमाणु है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ। देखो जी एग्जाम्पलों की अगर इसकी बात करें तो CH2 सिंगल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl। देखो ये हेलोजन परमाणु है, और ध्यान दीजिएगा भाई इस कार्बन परमाणु के जो संकर्ण यहाँ पे क्या है sp3, तो देखो हेलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो sp3 संकेत कार्बन परमाणु ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिलिक हैलाइड। दूसरा एग्जांपल देखिएगा भाई इसका, यहाँ पे देखिएगा भाई CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इस कार्बन परमाणु का भी संकर्ण क्या है, sp3 है, यहाँ पे भी क्या हो गया भाई, हेलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो sp3 संकेत कार्बन परमाणु है किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखिएगा भाई, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे लगा दी मैंने Cl। अब यहाँ पे इस कार्बन परमाणु का संकर्ण क्या है, sp3। देखो भाई हेलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा हुआ है, sp3 संकेत कार्बन परमाणु से, और यहाँ पे जो ये sp3 संकेत कार्बन परमाणु ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एलिलिक हैलाइड। तो बात समझ में आई भाई कि एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या हुआ, एलिलिक हैलाइड का मतलब हुआ वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होगा किसके साथ, sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ, और ये जो sp3 संकेत कार्बन परमाणु है किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड या एलिल हैलाइड बोलेंगे भाई। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा प्रकार है वो है आपका वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड देखो भाई, वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड में तो क्या होगा, जो आपका हेलोजन परमाणु होगा वो सीधा ही डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वाइनिल हैलाइड। यानी कि वाइनिल हैलाइड में जो आपका हेलोजन परमाणु है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, सीधा ही कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाइनिल हैलाइड। एग्जांपल देखिएगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, पहला एग्जांपल। दूसरा देख सकते हैं एग्जांपल इसमें भाई, तो देखो यहाँ पे क्या है, हेलोजन परमाणु जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाइनिल हैलाइड। एक और तरीका है इनको अलग अलग वर्गीकृत करने का कि एलिलिक हैलाइड में तो हेलोजन परमाणु sp3 संकेत कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो वाइनिल हैलाइड है, इस वाइनिल हैलाइड में जो हेलोजन परमाणु है किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, sp2 संकेत कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। बोलो भाई यहाँ तक बात समझ में आती है। आपने एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण खत्म कर लिया। देखो एल्किल हैलाइडों का जो वर्गीकरण था, सबसे पहला था किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो आपके एल्किल हैलाइड हुआ करते थे, मोनो हैलोल्केन, डाई हैलोल्केन, ट्राई हैलोल्केन, टेट्रा हैलोल्केन, ऐसे हो सकते हैं, उनको पढ़ लेंगे भाई आगे। अब आगे जो आपके मोनो हैलोल्केन हैं, जो आपके मोनो हैलोल्केन हैं उन्हीं को आपने क्लासिफाई किया पहले, प्राथमिक हैलोल्केन, द्वितीयक हैलोल्केन, तृतीयक हैलोल्केन। अब इसके बाद कुछ विशेष प्रकार के हैलाइड आपने पढ़े, इनमें दो प्रकार थे, एक एलिलिक हैलाइड और एक आपका वाइनिल हैलाइड। ठीक है भाई, इसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे जो होगा इन एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति को हम पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड में जो कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति है इसको आगे पढ़ेंगे भाई। देखो जी, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति अब पढ़ेंगे, कार्बन हैलोजन
बंध की प्रकृति, बात को समझो भाई। होता यह है कि एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु, ध्यान देना, एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु sp3 संकीर्ण कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि इसको समझने के लिए सिंपल मान लेते हैं भाई। एक बात क्या, बंध की प्रकृति यहाँ पे देखो क्या होगी। हम जानते हैं कि एल्किल हैलाइड में जो बंध बना हुआ है कार्बन और हैलोजन के साथ बना हुआ है। कार्बन की जो विद्युत है, ध्यान दीजिएगा भाई, कार्बन की विद्युत हैलोजन से कम होने के कारण कार्बन परमाणु पर आता है आंशिक रूप से धनावेश और हैलोजन परमाणु पर क्या आता है आंशिक रूप से ऋणावेश। CX बंध की प्रकृति से मतलब है कि एल्किल हैलाइडों में कार्बन और हैलोजन की विद्युत में क्या अंतर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की जो विद्युत है हैलोजन से कम होने के कारण कार्बन तो क्या जाता है धनात्मक आवेश, आंशिक धनात्मक आवेश, और हैलोजन पर क्या जाता है आंशिक ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इस कारण से जो आपका CX बंध है कैसा हो जाता है, ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, नहीं कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति कैसी होती है भाई, ध्रुवीय प्रकृति की होती है। अर्थात कार्बन हैलोजन के बीच में जो बना हुआ बंध है कैसा होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है भाई, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। इसको ध्यान रखिएगा भाई। इसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई आपका CX बंध की प्रकृति से क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि CH3Cl का अणुकक्षा कार्य कहाँ से बना होता है भाई। देखो CH3Cl का कक्षा कार्य कहाँ से बना होता है, कक्षा कार्य यहाँ पे क्या याद रखोगे कि ध्यान देना भाई, इस CH3Cl में कार्बन परमाणु का संकरण sp3 है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन परमाणु के पास 4 sp3 संकीर्ण कक्षक हैं। ध्यान दीजिएगा, CH3Cl में कार्बन परमाणु को जो संकरण है वो क्या है sp3। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास, इसका मतलब क्या हो गया भाई, मतलब का मतलब CH3Cl में कार्बन परमाणु का संकरण sp3 है। इसका मतलब ये हुआ कार्बन के पास 4 sp3 संकृत कक्षक हैं, 4 sp3 संकृत कक्षक हैं। और हम जानते हैं संकृत कक्षकों की आकृति कैसी होती है भाई, या तो हम संकृत कक्षकों को इस टाइप से बना सकते हैं, एक बड़ी लौब और अंदर छोटी लौब, या फिर इस प्रकार से बना सकते हैं, एक बड़ी लौब और एक छोटी लौब। तो मान लो ये इस कार्बन ये रहा हमारे पास, और उसके बाद जो 4 sp3 संकीर्ण कक्षक हैं वो ये रहे, 1 2 3 और 4। अब 3 हाइड्रोजन है, हमको तो पता है कि हाइड्रोजन के पास तो केवल 1s कक्षक होता है। ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन रहा, इसका 1s कक्षक, ये दूसरा हाइड्रोजन रहा, इसका भी 1s कक्षक काम में आएगा, और ये तीसरा हाइड्रोजन रहा, इसका भी कौन सा कक्षक काम में आएगा 1s। परंतु जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कौन सा कक्षक जो है इस कार्बन के sp3 संकीर्ण कक्षक के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन का जो 3p कक्षक है, क्लोरीन का जो 3p कक्षक है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो CH3Cl का जो कक्षक आरेख है इस प्रकार से आपको बनाना है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कोई कि CH3Cl में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बना हुआ है वो किस किस कक्षकों के अतिव्यापर से मिलकर के बना हुआ है, तो क्या जवाब दोगे भाई, कार्बन का तो sp3 संकीर्ण कक्षक है और हाइड्रोजन का क्या है 1s। अगर कार्बन और क्लोरीन की बात कर ले तो हमको पता है कार्बन का तो वही है sp3 संकीर्ण कक्षक, और क्लोरीन का कौन सा है p, जो कि असंकीर्ण कक्षक है। ठीक है भाई, ये हो गया कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। अब देखो आगे चलते हैं, अब है भाई इसके एल्किल हैलाइड का नामकरण। अब जो हम पढ़ेंगे वो है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्कीन का नामकरण। देखो भाई सिंपल है बिल्कुल, समझना ध्यान से। एल्किल हैलाइड का नामकरण देखो भाई, एल्किल हैलाइड या फिर सिंपल हम बोल देते हैं भाई, इनके नाम में ये शब्द आएंगे तो सिंपल हम बोल देते हैं RX का
नामकरण। एल्किल हैलाइडों को हम RX से ही दर्शाते हैं। अब देखिएगा भाई, इनका दो प्रकार का नामकरण हमको पढ़ना है। एक तो है इनका सामान्य नामकरण और एक है इनका IUPAC नामकरण। देखिएगा भाई, RX के दो प्रकार के नामकरण हमको पढ़ने हैं। एक है इनका सामान्य नामकरण और एक है इनका IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड का सामान्य नामकरण। एल्किल हैलाइड का सामान्य नामकरण। एल्किल हैलाइड का सामान्य नामकरण। अब समझिएगा भाई, RX का जो सामान्य नाम होगा, RX का जो सामान्य नाम होगा वो क्या होगा? एल्किल हैलाइड। क्या होगा भाई? एल्किल हैलाइड। इसका मतलब क्या होगा? उस एल्किल हैलाइड में जो भी एल्किल समूह होंगे, जो भी एल्किल समूह को उसको हम पहले लिख देंगे और जो हैलोजन होगा उसका हैलाइड लगा के बाद में लिख देंगे। RX का जो सामान्य नाम होगा वो क्या होगा? एल्किल हैलाइड। यानी कि जो एल्किल समूह को उसको पहले लिख दो और जो हैलोजन है उसका हैलाइड बना के बाद में लिख दो। एग्जांपल समझिएगा भाई, जैसे भाई आपके पास आ गया CH3Cl। इसको समझो, यहां पे एल्किल समूह कौन सा है? मैथिल। तो मैथिल हैलाइड कौन सा है? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? मैथिल क्लोराइड। आगे बात करते हैं। अगर आपके पास ये आ गया C2H5Cl, तो इसमें एल्किल समूह कौन सा है? एथिल। और हैलाइड कौन सा है? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल क्लोराइड। इसके बाद में मान लो आपके पास आ गया भाई CH3CL। अब आगे समझ, इसका नाम क्या होगा? अगर इस एल्किल समूह की बात करें तो जो एल्किल समूह हमारा क्या हो जाएगा भाई? आपका आइसोप्रोपिल। और क्या लगा देंगे? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब देखो भाई, आगे भी आप कर सकते हैं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, और जो आगे ये इनका सामान्य नाम होगा इनको अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे भाई, ना। आप एक बार ट्राई करना। आपके लिए जो होमवर्क है यहाँ पे सामान्य नामकरण में वो ये है CH3Cl। एक तो ये एग्जाम्पल है आपका होमवर्क में फर्स्ट। दूसरा है CH3CH2CH, और यहाँ पे दे दिया भाई हमने CH3Cl, दूसरा एग्जाम्पल है। और आपके लिए होमवर्क में तीसरा एग्जाम्पल है भाई CH2Cl। ये तीन एग्जाम्पल है जो आपको घर से करके लाने हैं। देखो फिर से समझो भाई, RX का जो सामान्य नाम होगा वो क्या होगा? एल्किल हैलाइड। यानी कि जो एल्किल समूह है उसको हम पहले लिख देंगे और जो हैलोजन है उसका हैलाइड लगा के ऐसे कैसे बाद में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे CH3Cl आया, ये तो एल्किल समूह तो कौन सा है? मैथिल। तो क्या हो जाएगा? मैथिल क्लोराइड। एल्किल समूह अगर एथिल है तो एथिल क्लोराइड। एल्किल समूह अगर क्या है आपका आइसोप्रोपिल है तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये तीन एग्जांपल आपके लिए क्या है? होमवर्क है, तो इनको आपको घर से करना है। अगले वीडियो जो होगा आपका नेक्स्ट, उसमें इसको कवर कर लेंगे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। आगे जो RX का सामान्य नामकरण है, सामान्य नामकरण के बाद इसका हम पढ़ते हैं IUPAC नामकरण। देखो भाई, इसका जो IUPAC नामकरण है इसको कवर करता है भाई। सेकंड है RX का IUPAC नामकरण। RX का IUPAC नामकरण। अब देखो भाई, IUPAC नामकरण में तो कोई ज़्यादा है नहीं, सिंपल आपको रूल एक बार समझ में आ गए तो कोई भी कंपाउंड हो, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, आप इजीली उसका नाम लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल आपको करवा देता हूँ भाई। अगर आपको किसी भी जनरल ऑर्गेनिक के यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका अगर आपको IUPAC नाम लिखना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करते हैं। सुनो भाई बात को ध्यान से। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है।
अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आपने सिलेक्शन कर लिया। इसमें भी एक रूल नोट डाल के क्या बात ध्यान में रखोगे, आप जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करते हो उसमें मैक्सिमम नंबर में सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए, यानी कि अधिकतम संख्या में क्या आना चाहिए, प्रतिस्थापी समूह आने चाहिए। ठीक है, अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी। नंबरिंग आपको उधर से करनी जिधर से कोई प्रतिस्थापी समूह पास में आता है। अगर देखिएगा नॉर्मल में बात बता रहा हूँ, जनरल क्या है, अगर नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है किसी क्रियात्मक समूह को। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है और कोई डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को देनी पड़ेगी, उसके बाद देनी पड़ेगी ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में किसको देनी पड़ेगी, क्रियात्मक समूह को। अगर हमारे पास प्रतिस्थापी समूह को, अगर हमारे पास केवल और केवल प्रतिस्थापी समूह है तो नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी, हमको प्रतिस्थापी समूह की तरफ से नंबरिंग करनी पड़ेगी। देखो भाई, और अगर RX के अगर जनरल जो IPSC नाम है सिंपल, तो इसकी बात करें तो RX का जो IPSC नाम होगा वो क्या हो जाएगा, हेलो एल्किन। RX का जो IPSC नाम होगा वो सिंपल क्या होगा भाई, हेलो एल्किन। फिर भी हम देखो समझ लेते हैं भाई एक बार। मान लो आपके पास ये आ गया CH3Br, इसका आपको IPSC नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करते हैं। करो भाई, एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बनाई। अब Br क्या होगा, प्रतिस्थापी होगा। Br तो हमारा क्या है, प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी। अब एक छोटा सा फॉर्मूला आप IPSC के लिए याद रखना भाई। सबसे पहले जो IPSC का फॉर्मूला सिंपल सा है, इसको याद रखो आप, पूर्व लगन प्लस मूल शब्द प्लस अनुलगन। समझना भाई, जो पूर्व लगन है यानी कि जो पहले लिखा जाएगा, और पहले जो लिखा जाता है वो किसको लिखा जाता है, प्रतिस्थापियों को, प्रतिस्थापियों को। मूल शब्द का मतलब है मुख्य श्रृंखला में जितने भी कार्बन परमाणु आएंगे उनका क्या लगाया जाएगा, मूल शब्द लगाया जाएगा। मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु को क्या लगाया जाता है भाई, मूल शब्द लगाया जाता है। और अनुलगन का मतलब यहाँ पे होगा, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे बंध कैसे हैं, एकल बंध हैं तो क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर एक भी द्विबंध आ गया तो क्या लगेगा, एन लगेगा। और अगर एक भी त्रिबंध आ गया तो क्या लगेगा, आइन लगेगा। देखो ये पहले फॉर्मूले को समझते हैं। पूर्व लगन प्लस मूल शब्द प्लस अनुलगन। पूर्व लगन का मतलब क्या है, जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं उनको हम पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं। मूल शब्द का मतलब है मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं का क्या लगाया जाता है, मूल शब्द लगाया जाता है। यानी कि एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस प्रकार से पेंटाडेक शब्द आदि चलते हैं। और अनुलगन में क्या होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन, डबल बॉन्ड आ गया तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन। अब करते हैं इसका नामकरण। अब इसमें Br क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, और प्रतिस्थापियों को तो हम पूर्व लगन के रूप में पहले लिखते हैं। तो Br जो प्रतिस्थापी समूह है इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो। Br को क्या लिखते हैं भाई, प्रतिस्थापी के रूप में ब्रोमो। प्लस मूल शब्द एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मैथ, और आपका अनुलगन क्या लग जाएगा, एन, क्योंकि CH4 हमारा क्या होता है, सिंपल एल्केन होता है, तो ब्रोमो मैथेन हो जाएगा भाई। अगर किसी अन्य एग्जांपल की हम बात करें तो ये हो सकता है भाई CH3 CH CH3 Cl। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने सिलेक्शन किया भाई। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करने के बाद, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। अब नंबरिंग चाहे आप इधर से करो चाहे नंबरिंग इधर से करो, क्योंकि जो प्रतिस्थापी समूह है उसको तो नंबर 2 ही मिल रहा है। तो मान लो आपने इस तरफ से नंबरिंग करी 1 2 3। अब जो प्रतिस्थापी समूह है उनको उनके पोजीशन के हिसाब से हमको लिखना होता है भाई। तो 2 नंबर पर क्या आया हुआ है, Cl यानी कि क्लोरो। Cl को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो भाई, क्लोरो। तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 2 क्लोरो प्रोप, और प्लस एल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो
प्रोपेन, तो नाम क्या हो जाएगा भाई 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो सिंपल है भाई, यहाँ पे तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी कम है। तो यहाँ पे IUPAC जो नामकरण के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल दे देता हूँ भाई। देखो IUPAC नामकरण में जो आपके लिए होमवर्क रहेगा वो होमवर्क ये है आपके लिए। देखो जी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए इनका IUPAC नाम लिखना है भाई। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, तीसरा जो एग्जांपल है CH3Cl CH3Cl, चौथा जो एग्जांपल हमारे लिए होगा CH3C CH2 और Cl। उतार लो भाई, ये जो है आपको होमवर्क के रूप में घर पे करने के लिए दिए जा रहे हैं। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा आज का है वो है एल्किल हैलाइड, यानी कि जो आपके मोनो हैलो एल्केन हैं उनको बनाने की विधि कौन कौन सी है। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि। तो हेडिंग डालेगा भाई लास्ट, एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियां, कि कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। देखो हेडिंग डालेगा एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। ध्यान दीजिएगा भाई, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। देखो समझते हैं भाई, सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है वो है हमारी एल्केन से। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है वो किससे है भाई, एल्केन से। देखो भाई, सबसे जो पहली विधि है वो है एल्केन से। अब देखो एल्केन से आपको क्या बनाना है भाई, ध्यान दीजिएगा, एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है। देखो एल्केन से हमको क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। समझते हैं भाई कि एल्केन से एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा। देखो क्या कराना पड़ेगा, एल्केन की अभिक्रिया किसी हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवानी पड़ेगी। एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवानी पड़ेगी, तो हमको एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होगा, यानी कि विभिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइडों का क्या प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। देखो जैसे सबसे सिंपल विधि हमने मान लिया, ये लिया CH4, इसकी अभिक्रिया करवाई Cl2 के साथ, और यहाँ पे ले लिया फोटोन यानी कि सूर्य का प्रकाश। अब यहाँ से एक Cl और एक H निकलेगा, HCl तो बाहर निकल जाएगा, ये आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो H यहाँ से निकलेगा उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, Cl, तो क्या बन जाएगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो एल्केन से हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। मान लिया आपने एल्केन ग्रुप में क्या ले लिए, मेथिन, इसकी अभिक्रिया करवाई हैलोजन मतलब क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया हमारे पास, मेथिल क्लोराइड यानी कि एल्किल हैलाइड बन गया। इसकी जो दूसरी विधि है ये इंपॉर्टेंट है भाई, और जो दूसरी विधि है वो है एल्कीन से। एल्किल हैलाइड बनाने की जो दूसरी विधि है भाई वो है एल्कीन से। अब बात को समझिएगा, आपको एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना है, समझिएगा भाई बात को ध्यान से, आपको एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना है, तो क्या करना होगा, एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आपको करवानी पड़ेगी। देखो भाई, एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करवानी पड़ेगी, आपको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवानी पड़ेगी, तो क्या बन जाएंगे आपके एल्किल हैलाइड या हेलो एल्कीन बन जाएंगे। क्या बनेंगे भाई, एल्किल हैलाइड, या इनको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। यदि किसी एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है। जैसे करते हैं भाई कोशिश, ये एल्किल लिया आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई, और ये ले लिया हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl।
तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एल्कीन का एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहां पे देखो सममित एल्कीन है, सममित एल्कीन है भाई, किसी भी एक कार्बन पर पॉजिटिव और किसी भी एक कार्बन पर नेगेटिव लगा दो, यहां से ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस। अब H प्लस तो जुड़ जाएगा CH2 नेगेटिव से, और जो आपका Cl माइनस है किससे जुड़ जाएगा, CH2 पॉजिटिव से। तो देखिएगा भाई क्या बनेगा, CH2 Cl, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड बन गया आपका, और क्या हो जाएगा भाई CH3। तो क्या बन गया आपका एथिल क्लोराइड अर्थात है क्लोरो एथिन बन जाएगा भाई। ये क्या बन जाएगा आपका क्लोरो एथिन। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, यहां पे तो आपने क्या किया भाई, सममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवा दिया। यहां पे तो आपने क्या करवाया है, सममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवा दिया। अगर इस एल्कीन की जगह क्या आ जाए, असममित एल्कीन आ जाए, तो यहां पे मार्कोनिकोफ का नियम कार्य करता है। जैसे भाई समझिएगा, अगर आपके पास एल्कीन इस प्रकार से आ जाएगी CH2 या फिर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अभिक्रिया करा दी हमने HCl के साथ। तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे मार्कोनिकोफ नियम आपको लगाना पड़ेगा। मार्कोनिकोफ नियम क्या बोलता है, जब किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया ध्रुवीय अभिकर्मक या सिंपल आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की जाती है, तो इस हाइड्रोजन हैलाइड का जो इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है H, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग कौन सा होगा H प्लस, ये वहां जुड़ेगा जहां पहले से क्या है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, और जो बचा हुआ Cl है ये साइड वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ जाएगा। देखो भाई क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl, और ये क्या हो जाएगा CH3। इसको क्या बोलते हैं, ये जो योग हुआ है हाइड्रोजन हैलाइड का इस एल्कीन पर, ये किसके अनुसार हुआ है, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार हुआ है। मार्कोनिकोफ नियम क्या बोलता है, जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है, तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग है एल्कीन के द्विबंध के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, अधिक है। इस कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस पर एक ही हाइड्रोजन है, तो इस पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं मार्कोनिकोफ का नियम। अर्थात जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है, तो हाइड्रोजन हैलाइड का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग यानी कि जो H प्लस है एल्कीन के द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होती है। इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोफ का नियम बोलते हैं। अब एक विचित्र बात और यहाँ पे क्या है, उसको कैसे ध्यान रखोगे भाई। अब आपने क्या ली, एक असममित एल्कीन ली भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले ली, और यहाँ पे लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ लोगे तभी काम होगा। और यहाँ पे ले लिया आपने कोई पेरोक्साइड, यहाँ पे क्या ले लिया आपने, कोई पेरोक्साइड काम में ले लिया भाई। यानी कि जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपको याद रखना है, जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोफ का नियम लागू होता है, और इसी प्रभाव को आप खरास प्रभाव एंटी मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जानते हैं। इसको पेरोक्साइड प्रभाव भी हम कह देते हैं। यहाँ पे जो ऊपर रूल आपने लगाया हुआ है उसका विपरीत रूल यहाँ पे लगेगा भाई, यानी कि Br जुड़ जाएगा इस CH2 से, और H जो है किसी जुड़ जाएगा इसे कार्बन से, H तो जुड़ जाएगा कार्बन से, और Br जुड़ जाएगा इसे कार्बन से। देखो भाई CH3 CH2 और इस प्रकार से योग होगा, और इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड प्रभाव, खरास प्रभाव या विपरीत मार्कोनिकोफ का नियम। तो बात समझ में आती है भाई। एल्कीन की अभिक्रिया यानी कि एल्कीन पर जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं, तो भी किसका निर्माण हो सकता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण हो सकता है। आगे देखते हैं भाई, बनाने की जो विधि है तीसरी, वो है अल्कोहल से। समझते हैं भाई, अच्छी विधि है कि अल्कोहल से हम किस किस प्रकार से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। देखो भाई, अगर आपको अल्कोहल से, ध्यान दीजिएगा भाई, आपको अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने हैं, तो इसकी 2-3 विधि हमारे पास हैं, इन सभी को हम पढ़ते हैं। यानी कि तीसरी विधि किससे है भाई, हमारी अल्कोहल से। देखो भाई, अब इसमें पहली विधि है
आप अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवा सकते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में यहां से क्या होगा भाई, H2 बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा RCl प्लस H2। देखो जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में की जाएगी तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया को हम ग्रो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं भाई। इस अभिक्रिया को हम ग्रो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या हुआ, जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ROH को हम क्या बोलते हैं भाई, अल्कोहल। ROH को हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे भाई, अल्कोहल बोलते हैं। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया हमने करवाई HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, यहाँ पे ZnCl2 किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, तो क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड और H2O। अगर तृतीयक अल्कोहल काम में लोगे तो ZnCl2 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल काम में लोगे आप तो ZnCl2 हमको लेना पड़ेगा। आगे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इसी में अल्कोहल ले सकते हैं। अल्कोहल के स्थान पर जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है यहाँ पे HBr आप काम में ले सकते हैं, H2 बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पे आपको काम में लेना पड़ेगा भाई सांद्र H2SO4। देखो H2 यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RBr भी तो आपका एक एल्किल ब्रोमाइड यानी कि एल्किल हैलाइड होता है और H2 बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या ले सकते हैं भाई, अल्कोहल लिया प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड ले सकते हैं। यहाँ पे भी सांद्र H2SO4 काम में लोगे, H2 को बाहर निकालोगे और क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। इसी के साथ अगली जो इसमें विधि है भाई अल्कोहल, वो सुनिएगा। आप क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवा सकते हैं। अल्कोहल और PCl5 की अभिक्रिया करवाएंगे तभी भी क्या बन जाएगा आपका, एल्किल क्लोराइड बनेगा। देखो भाई अल्कोहल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ROH, बोलो भाई लिख सकते हैं क्या, लिख दिया। PCl5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं PCl तो देखो RCl बना, यहां से POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, HCl यानी कि RCl बना भाई प्लस POCl3 बना प्लस HCl बन गया आपका, RCl POCl3 और HCl बन गया। ये विधि हुई आपके अल्कोहल से, और भी एक दो विधियां हैं उनको भी देख लेते हैं भाई। जब तक नोट डाउन करो जल्दी से, आप चलते हैं आगे। देखो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की जो अगली विधि है वो आप करवा सकते हैं चौथी भाई, अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा सकते हैं, PCl3 के साथ करवा सकते हैं। अब यहां पे बात ध्यान दीजिएगा, जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाओगे तो अल्कोहल के 3 अणु आपको काम में लेने पड़ेंगे। सुनो भाई ध्यान से, जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाओगे तो इस अल्कोहल के 3 अणु आपको काम में लेने होंगे। देखो 3ROH प्लस PCl3। अब आपको क्या करना है, OH और Cl को आपस में एक्सचेंज कर देना है। OH की जगह Cl और Cl की जगह OH, तो क्या बन जाएगा 3RCl, OH की जगह Cl लगा दिया प्लस जो Cl है वहां पे क्या लगा दो OH, तो ये हो जाएगा POH का होल थ्राइस। क्या बन गया भाई हमारा, एल्किल क्लोराइड बन गया। अब आगे देखिएगा, इसमें जो 5वीं विधि है वो यहाँ पे आप, अगर आपको इस विधि से एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बनाना है तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, अल्कोहल की अभिक्रिया करवानी पड़ेगी भाई आपके साथ, लाल फास्फोरस प्लस X2 के साथ। लाल फास्फोरस और X2 मिलकर के यहाँ से क्या बना लेंगे, अगर X2 हमारा क्या हुआ, Br2 हुआ तो यहां से क्या बन जाएगा, PBr3 बन जाएगा। और X2 हमारा क्या हुआ, I2 हुआ तो क्या बन जाएगा, PI3 बन जाएगा। जब अल्कोहल PBr3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा भाई,
RBr बन जाएगा। और जब अल्कोहल PI3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा भाई, RI बन जाएगा। तो इस विधि देखो इसको तुरंत बनाया जाता है भाई अभिक्रिया में, है ना। तो इस अभिक्रिया से हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड भी बना सकते हैं। आगे देखिएगा, अब जो लास्ट इसमें विधि है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपकी डार्जन अभिक्रिया भाई, वो है आपकी डार्जन अभिक्रिया। इसको करते हैं भाई, इनको उतारो, नोट करो जब तक हम पढ़ते हैं आगे। डार्जन अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी विधि है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अल्कोहल बनाने, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की जो लास्ट विधि है हमारी वो है डार्जन अभिक्रिया, डार्जन रिएक्शन। देखो जी, अगली जो विधि है वो है डार्जन अभिक्रिया। इसी में जो भी थी आपकी 5-6 नंबर की भाई, डार्जन अभिक्रिया। देखो डार्जन अभिक्रिया में आपको क्या करना होगा, अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ आपको करवानी पड़ेगी। तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा। देखो भाई डार्जन अभिक्रिया में क्या करवाओगे, जब अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, SOCl2 के साथ, SOCl2, और SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और यह अभिक्रिया होती है प्रीडिन की उपस्थिति में, प्रीडिन की उपस्थिति में C5H5N। देखो भाई डार्जन अभिक्रिया क्या है, जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में, जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडिन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, SO2 बनेगा और HCl बन जाएगा। देखो भाई RCl, SO2 और HCl, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, इसको क्या बोलते हैं, डार्जन अभिक्रिया हम बोलते हैं। सुनो भाई फिर से, जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडिन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब डार्जन अभिक्रिया से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडिन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो यहां से क्वेश्चन बनता है इस रिएक्शन से, डार्जन रिएक्शन से, वो ये बनता है कि डार्जन रिएक्शन में प्रीडिन 4 काम में क्यों लिया जाता है भाई, डार्जन रिएक्शन में प्रीडिन 4 काम में क्यों लिया जाता है। सुनो भाई, डार्जन रिएक्शन में प्रीडिन 4 काम में इसलिए लिया जाता है क्योंकि अभिक्रिया में जो बनने वाला HCl है इसको ये अवशोषित कर लेता है भाई। SO2 तो क्या है, गैसीय अवस्था में होता है जिसके कारण पात्र से बाहर निकल जाता है, और HCl को जो प्रीडिन है क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, जिससे क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। डार्जन अभिक्रिया में प्रीडिन 4 को इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाला सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होने के कारण बाहर निकल जाएगा। जो HCl बचेगा, इस HCl को ये प्रीडिन अवशोषित कर लेगा जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और दूसरी खास बात क्या है, हमें शुद्ध उत्पाद भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रीडिन 4 काम में लिया जाता है। डार्जन अभिक्रिया में प्रीडिन 4 काम में लिया जाता है क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाला जो SO2 है वो तो गैसीय अवस्था में होने के कारण पात्र से बाहर निकल जाता है, तथा बचे हुए HCl को ये प्रीडिन अवशोषित कर लेता है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और शुद्ध उत्पाद की प्राप्ति होती है। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या डार्जन अभिक्रिया से हम एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण कर सकते हैं। अगली बात क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या डार्जन रिएक्शन से हम एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर सकते हैं। एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण भी नहीं कर सकते और एल्किल आयोडाइड का निर्माण भी नहीं कर सकते। डार्जन अभिक्रिया से हम एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण भी नहीं कर सकते और एल्किल आयोडाइड का निर्माण भी नहीं कर सकते। सुनो बात को ध्यान से, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण तो इसलिए नहीं कर सकते, अगर आपको डार्जन अभिक्रिया से एल्किल ब्रोमाइड यानी कि RBr बनाना है तो यहाँ क्या लेना होगा आपको, SOBr2 लेना होगा, SOBr2 लेना होगा। और जो SOBr2 होता है कैसा होता है भाई, ऐसा ही होता है। सुनो बात को ध्यान से, डार्जन अभिक्रिया से हम एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि जो थायोनिल ब्रोमाइड है SOBr2 कैसा होता है,
एस्टाई। जब SO ही हमारे पास नहीं होगा तो ये बना ही नहीं सकते। अगली बात, डार्जन अभिक्रिया से हम एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि SOI2 तो होता ही नहीं है। अगर ये हुआ है ही नहीं तो इससे भी हम जो है एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते। तो बात समझ में आई भाई। डार्जन अभिक्रिया क्या हुई, जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ आपने करवाई पिरीडीन क्षार की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण हुआ, एल्किल क्लोराइड का निर्माण हुआ। अगली बात, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछ जा सकते हैं कि डार्जन अभिक्रिया में पिरीडीन क्षार क्यों कम लिया जाता है। अगली बात, क्या डार्जन अभिक्रिया से एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जा सकता है या नहीं। दोनों का ही निर्माण नहीं किया जा सकता। रीजन आपके पास है भाई, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि जो थायोनिल ब्रोमाइड है आपका कैसा होता है, ऐसा ही होता है। एल्किल आयोडाइड का निर्माण भी नहीं कर सकते क्योंकि जो थायोनिल आयोडाइड होता है वो कैसा होता है, ज्ञात होता है, अननोन है ही नहीं हमारे पास। ठीक है भाई। अगली जो विधि है भाई, अगली जो विधि है एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधि है हमारे पास, उसको समझते हैं कि अगली जो विधि है एल्किल हैलाइड की वो कौन सी है। देखो भाई, अगली जो विधि है भाई आपकी जो भी है भाई ना, नंबर आप लगा लेना कोई सी है, वो है प्राथमिक एलिफेटिक एमीन से, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन से। ये तो सिंपल है भाई। देखो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन का मतलब ये हो गया RNH2, ये हमारे प्राथमिक एलिफेटिक एमीन है। जब इस प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया, जब इस प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया NOCl के साथ करवाई जाएगी, NOCl को बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक या नाइट्रोसिल क्लोराइड। जब प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डेन अभिकर्मक के साथ की जाती है, इसको हम बोलते हैं भाई टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक या नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो देखो H2 निकलेगा, N2 निकलेगा और RCl यहां से बाहर निकल जाएगा भाई, RCl प्लस N2 प्लस H2। ये क्या हो गया, हमारी प्राथमिक एलिफेटिक एमीन से भी हम एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, जब प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी कि टिल्डेन अभिकर्मक के साथ करवाई जाएगी तो किसका निर्माण होगा, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। अब जो लास्ट विधि आपके पास बची हुई है एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, वो है हैलोजन विनिमय विधि। अगली जो विधि है भाई एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, वो है हैलोजन विनिमय विधि, हैलोजन विनिमय विधि। अब इस विधि की खास बात यह है कि इस विधि में हम एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का निर्माण ही करेंगे, परंतु इसमें अन्य प्रकार का हैलोजन परमाणु हमारे पास आ जाएगा। अब हैलोजन विधि में हमारे पास दो अभिक्रियाएं हैं, एक तो है भाई फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया, फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। देखो समझो, हैलोजन विनिमय विधि में क्या होगा, एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का निर्माण ही हम करेंगे और इसमें जो सबसे पहली विधि है वो है फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया क्या होती है, सुनना भाई ध्यान से, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, बात को समझो भाई ध्यान से, फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया में क्या होगा, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ करवाएंगे भाई, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन या मेथनॉल की उपस्थिति में, एसीटोन या मेथनॉल किसी में कोई दोनों में से कुछ भी काम में ले सकते हैं भाई ना। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, यहाँ पे भी एल्किल आयोडाइड बनेगा और यहाँ पे भी एल्किल आयोडाइड बनेगा भाई। यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा और यहाँ से NaBr बाहर निकल जाएगा, NaCl प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा Na, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया बोलते हैं। सुनो भाई ध्यान से, जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है एसीटोन या मेथनॉल की उपस्थिति में तो क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
अगली बात, इसी हैलोजन विनिमय में जो दूसरी विधि है हमारी वो है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया, देखो भाई फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बना हुआ है, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको श्वार्ट्ज अभिक्रिया में आप किसके रूप में काम में लोगे? क्रियाकारक के रूप में काम में लोगे। भाई देखो यहां पे क्या बोलेंगे, जब एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड यानी कि हमने ले लिया सिल्वर फ्लोराइड, श्वार्ट्ज अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि हम बोल सकते हैं भाई, है ना। देखो श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होगा, जब एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड हो, यानी कि हमने करवाई इसकी अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो यहां से क्या होगा, AgI बाहर निकल जाएगा भाई, और क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा प्लस AgI आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे भाई, एल्किल फ्लोराइड बन गया और सिल्वर आयोडाइड आपका बाहर निकल गया। तो हैलोजन विनिमय विधि में हमारे पास दो विधि हुई भाई, एक तो हुई फिंकेलस्टीन अभिक्रिया और एक हुई आपकी श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है भाई, आज देखो, आज हमने क्या पढ़ा, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, एल्किल हैलाइड का नामकरण और एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधि। इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे, अभी देखो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे मोनो एल्किल हैलाइडों को पढ़ेंगे, सारी चीज इसकी कवर करेंगे। इसके बाद डाई एल्किल हैलाइड या डाई हैलोअल्केन, उसके बाद ट्राई हैलोअल्केन, टेट्रा हैलोअल्केन, एक एक चीज को कवर करते जाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मोनो एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण और उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया होंगी उनको कवर करेंगे। थैंक यू भाई।